फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर की क्लासेस। आज डेट नंबर है 29। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ क्लास 10 का एक प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे हाथ में वो पेपर है जिसको पिछले साल आया था, उसकी सीरीज थी 6203 और सेट था ये Z। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव था द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी दिया 2 5/2 3 7/2 इज। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो इसका मतलब T1 जो A है हमारे पास वो है 2, T2 जो थी 5/2, T3 जो थी हमारे पास थी 3 और T4 जो थी हमारे पास थी 7/2। अगर मैं इसको सॉल्व करने का लगूं तो ये मेरा बन सकता है, चलो इसे ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले D कैसे निकालते हैं, T4 माइनस T3 करते हैं। तो मतलब 7/2 माइनस 3/1, इसको समझ लग गया। ये बनेगा 7 माइनस 6/2 दैट इज 1/2। सेकंड केस फिर आएगा T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू 3/1 माइनस 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6 माइनस 5/2। दो केसेस में मेरा डिफरेंस सेम आ चुका है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, पार्ट नंबर सी दैट इज 1/2। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा गया था 5 इज मतलब 5 जो नंबर है वो क्या है। पहला लिखा था इवन नंबर। इवन नंबर सिंपली वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, बट 5 2 से डिवाइड नहीं होता कंप्लीट, तो इवन नंबर तो नहीं हो सकता। दूसरी बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर वो नंबर कहलाता है जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड होगा। अगर हम 5 को देखें, 5 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता, तो इसका मतलब 5 एक प्राइम नंबर है। बात करेंगे हम कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर प्राइम नंबर जो हमारे क्या होते हैं, एक होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इनको छोड़कर जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट होते हैं। बट इसने हमसे 5 के बारे में पूछा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पार्ट नंबर बी जो क्या है ए प्राइम नंबर। बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो इस पेपर में थे। लिखा है 2 माइनस एक्स क्यूब इज, ये जो लिखे रिटर्न में है 2 माइनस एक्स क्यूब, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या नन ऑफ दिस है। सबसे पहले ये जो डिफरेंस है क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का, लीनियर का, इन सब का, तो इसको डिफाइन करती है इसकी पावर। अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 3, इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसकी पावर 0 है, तो ये लीनियर बनता है। और अगर इसके ऊपर 2 लिखा है, किसी की पावर 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक में चला जाता है। अगर किसी की पावर 3 है तो वो क्यूबिक बन जाता है। तो अगर हम इस चीज में देखें 2 के पास लिखा हुआ माइनस एक्स क्यूब, x की पावर कितनी दी थी 3, तो सिंपली ये क्या इंडिकेट कर रहा था, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर क्या था, पार्ट नंबर सी इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की पावर 3 दी गई। आगे बोल रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी बात करेगा सम की तो आता है -b/a, और जब भी बात करता है वो प्रोडक्ट की तो बात करता है c/a की। बाहर इसमें उसने पूछा था सम मतलब -b/a, जो कि हमारा बी ऑप्शन था। नेक्स्ट इज a line which touches the circle at one point। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो वो उसका क्या है, वो सबसे पहले उसका टेंजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। कोई भी लाइन सर्कल को एक पार्ट पे टच करेगी वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 6 की, जो लिखा था एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक बेसिक फार्मूला है, जिससे हम लिखते हैं πr² θ/360। सबसे पहले अगर हम देखेंगे थीटा πr² तो ठीक है, बट इसके नीचे 180 दे दिया, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट ये नहीं हो सकता। सेकंड दिया θ/360 πr², ये हमारा आंसर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्योंकि अगर 360 ऊपर लिखा है थीटा नीचे लिखेगा ये भी नहीं हो सकता, और नन ऑफ दीस तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या था, बी पार्ट जो था θ/360 × πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स x एंड y फ्रॉम ओरिजिन 0 0 इज। जब भी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर चलता है, तो इसके बीच में माइनस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन 0 ले रहा है तो पूरा सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन अ सिंगल थ्रोन डिजिट। लेस देन 7 में जो डिजिट आते हैं हमारे डाइस से, वो आता है 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे लेस देन 7 है। और डाइस की टोटल प्रोबेबिलिटी 6 होती है, तो ये कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर क्या बनेगा 1। तो 1 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 6/7 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टोटल आउटकम्स हमेशा नीचे आते हैं, और टोटल आउटकम्स हमारे डाइस में 6 हैं, 7 कभी नहीं हो सकते, 0 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेस देन 7 6 डिजिट्स हैं, 6 ऊपर 6 आउटकम्स डिवाइड करा 1 आपका आंसर आ जाएगा।
मूव करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 65 cot 25 इस तरह के क्वेश्चन को देख के बेसिकली छोड़ने का मन करता है, बट ये काफी इजी है। ये हमारी बुक की कोई थर्ड एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो चेंज सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ tan 65 और नीचे दिया हुआ cot 25। अगर tan 65 को मैं tan 65 ही रहने दूं, cot को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, tan 90 माइनस 65। जैसे tan थीटा होता है, cot ये बनेगा cot 90 माइनस थीटा। इसको चेंज कर लेंगे cot 90 माइनस थीटा तो बनेगा cot 65 बन जाएगा। और हमें पता है cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। दोनों 65 आगे कट करके हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 1। तो इसका आंसर पहला क्या था 1। इस तरह के क्वेश्चन में एक वैल्यू को आपको चेंज करना होता है, cot की जगह cot ही रखना है। 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 25 आ जाएगा, वो आ जाएगा 65। तो हमारे पास एक दिया हुआ हमारे जो आइडेंटिटीज दी होती है उसमें बोलता है कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। दोनों को रेसिप्रोकल में काटेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 में है। बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की, जो कि थोड़ा सा सॉल्विंग की तरफ ज्यादा जाते हैं लोग। लिखा है the solution of the pair of equations 2x x plus 2y is equal to 3 x plus y is equal to 3। दोनों इक्वेशंस में आपको आंसर निकालना है। पहले क्या है, x plus 2y is equal to 3 x plus y is equals to 3। अब इसको लेंथी ना करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, माइनस माइनस माइनस। इसको कट कर लेंगे, यहां से आ रही y is equals to 0। y की वैल्यू जैसे ही मेरे पास 0 आ गई, 3 में से 3 कट जाएगा 0, 2y में से y कट गया y की वैल्यू 0 आते ही हम इसको पुट करेंगे, x plus 2 multiply 0 is equals to 3 x plus 2 is equals to 3। x की वैल्यू सॉरी 0 2 से मल्टीप्लाई 0, x is equals to 3 minus 0, x की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 3। तो अगर हम ऑप्शन मैच करें, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, ऐसा तो नहीं है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू -3 तो ये भी नहीं है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में था। इस तरह के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट मेथड से इसलिए नहीं करना है क्योंकि टाइम बचाना है, ताकि आप बाकी पेपर अटेंड कर सकें। सिंपली एलिमिनेट कीजिए और अपना आंसर मार्क। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। लिखा है HCF ऑफ 42 एंड 63। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 42 को 2 21 3 7 7 1, और अगर ब्रेक डाउन करते हैं 63 का 3 21 3 7 7 1। अगर इसको हम लिखते हैं, जो हमारा 42 आ रहा है वो आ रहा है 2 into 3 into 7 into 1, और जो हमारा 63 आ रहा है वो आ रहा है 3 into 3 into 7 into 1। HCF जिनको नहीं निकालना तो एक बार दोबारा देख लें, जो चीजें सेम है वो एक ही बार लिखी जाएंगी और उन्हीं को लिया जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो नहीं आएंगी। तो इसका HCF क्या बन रहा है, 7 into 3 21 21 into 1 21। तो इसका आंसर था 21। होपफुली आप सबको HCF निकालना आता हो। सेकंड क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो उसे करना आसान था। लिखा हुआ है इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। पहले एक सर्कल बनाया, इधर से एक टेंजेंट भी आएगा और इसके दो रेडियस हो जाएंगे। बोल रहा है ये एंगल 130 डिग्री है और ये वाला 50 लिखा हुआ है, बट प्रूव करना है कि 50 है कि नहीं है। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे, अगर हमारा 50 निकल गया तो वेल एंड गुड, नहीं निकला तो छोड़ देंगे। इस तरह की फिगर निकल के आ रही है कि आपका जो दो रेडियस के बीच का एंगल है वो 130 है, और ये वाला एंगल जो आप निकालोगे अगर 50 निकलता है तो ट्रू, अगर नहीं निकलता है तो फॉल्स कर लेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो टेंजेंट के साथ एंगल होता है, एंगल 1 वो कितना हो जाएगा 90। सिमिलरली एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 90। अगर हम इसको पूरे कोऑर्डिनेटर को देखें, वैसे इस बॉक्स को देखें, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D मेरा होना चाहिए 360। A मैंने अभी निकाला 90, B मैंने अभी निकाला दिया हुआ 130, C मैंने अभी निकाला 90 प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360। ये बेसिक कंसेप्ट है। 90 और 90 हो गया 180, 180 और 130 डालेंगे, ये आ रहा है 310 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। अगर हम यहाँ से एंगल D को सॉल्व करते हैं, वो आएगा 360 माइनस 310, एंगल D की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला उसने कि 50 डिग्री है, तो हाँ 50 आ रहा है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो कई बार आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में वो दे सकता है।
अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखें, लिखा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी इज √27, √48, √75 इज 106 और इसके आगे भी दिया गया था ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू फॉल्स जानने के लिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले t1 हमारे पास a जो है वो कितना दिया है √27, t2 हमारे पास दिया हुआ √48, t3 मेरे पास दिया हुआ 75 रूट में, तो d निकालेंगे t3 माइनस t2 इज इक्वल्स टू t3 मेरे पास क्या है √75 माइनस √48। रूट की कोई वैल्यू मत समझो, सिर्फ इनको समझो नंबर्स ही हैं 75 और 48, 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 27 अंडर रूट में 27, t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 48 अंडर रूट में माइनस में 27। तो इसको अगर हम देखें 48 में से 27 निकालते हैं 11 21, यहाँ पे जो हमारा जो डिफरेंस है ये सेम नहीं आया है। तो अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो नेक्स्ट टर्म तो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या था फॉल्स, ये चीज सही नहीं दी थी इसने, तो इसका आंसर क्या मार्क करना था फॉल्स। लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये एक आइडेंटिटी है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इंस्क्राइब्ड है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज। तो इसने बिल्कुल सही लिख के दिया है, तो इसका आंसर हम क्या मार्क करेंगे यस। नेक्स्ट एक फिलअप था, लिखा है एनी टू डैश आर सिमिलर, और ऑप्शन में मैंने उसने क्या दिया था ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स तो सिमिलर होते नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा ट्राइंगल्स। थर्ड एक चीज दी थी राइट द फार्मूला ऑफ अ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में फार्मूला दिया गया था, उसको हम पूरा लिखना था इसमें, ठीक है 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर आता है x3 y1 माइनस y2। एग्जाम में कोऑर्डिनेट्स पहले से लिख कर दिए थे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपके कोऑर्डिनेट्स है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखना है। तो पूरा फार्मूला ये रहता है 1/2 x1 बाहर y2 माइनस y3, फिर x2 बाहर y3 माइनस y1, फिर x3 बाहर y1 माइनस y2। डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में पूछी गई थी एक नंबर की, लिखा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, लिखा है इट इज एन एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। मींस अगर इसको फिगर की तरफ से देखें, ये हमारी आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है और यहाँ से ऊपर की तरफ उसको देखा जाता है। जब नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ किसी एंगल को रखा जाता है, मान लो मैं 30 डिग्री रख रहा हूँ, तो ये होता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज एन एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, और द लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन को हम देख रहे हैं उसके बीच का ऊपर की तरफ का जो एंगल है वो क्या कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है स्टेट टू सिमिलरिटीज, स्टेट एस सिमिलरिटी फॉर टू ट्रायंगल्स। इसे हमें खुद एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करना था। इसे मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं ए बी सी, इसको नाम दे देता हूं पी क्यू और आर। यहाँ सिंगल मार्क कर देता हूं, ये इसके साथ मैच है, यहाँ डबल कर देता हूं, इसके साथ और ये इसके साथ, थर्ड वाली ये इसके साथ। अगर हम लिखना चाहें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हमारी जो साइड ए बी है वो किसके बराबर रखी है हमने पी क्यू के, जो साइड बी सी है वो किसके बराबर रखी है क्यू आर के, और जो साइड ए सी है वो किसके बराबर रखी है पी आर के। Therefore, triangle ABC is similar triangle PQR by side condition। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन था कि आपको खुद एग्जाम्पल लेके दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था साइड कंडीशन में, एस कंडीशन। लास्ट के जो दो क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बचे वो लिखा है इफ PE मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट को दे रहा है 0.5, प्रोबेबिलिटी निकाल के दे रहा है किसी इवेंट की 1.5, और आगे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। जब भी किसी इवेंट की नॉट E की प्रोबेबिलिटी पूछी वो हमारे लिए निकालना बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E कैसे निकलेगा, हम जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा 0.95। जब प्रोबेबिलिटी दी है तो आपको सॉल्व करनी है, अगर नॉट E पूछे तो सॉल्व करके उसको 1 से माइनस कर लीजिए। नेक्स्ट इज इफ r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हमारे पास जो रेडियस दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, और बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, पाई की वैल्यू पाई में ही रहने देंगे। हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो हेमिस्फीयर है
उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। तो क्या बनेगा 2 2 जो 4 2 जो 8 पाई। तो जो 8 पाई है ये हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां तक हमने आपके साथ सेक्शन नंबर ए डिस्कस कर लिया है। अब हम आपके साथ सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। बात करते हैं सेक्शन नंबर बी का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स कैरी करने के लिए पूछा गया था। लिखा है एक्सप्रेस 156 एज प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 156 का ब्रेकडाउन करेंगे। 2 7 का 14, 2 8 का 16, 2 3 का 6, 2 9 का 18, 3 1 3 और 13 से 13 के डेरिवेटिव आता है। तो इसका मतलब जो मेरा 156 है वो कैसे बन के आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू में 1। अब इसको फर्दर एक्सपैंड करो अच्छे से, 2 की रेज़ पावर 2, 3 इंटू 13 इंटू में 1। तो इतना सा चीज करने के आपको 2 मार्क्स दे रहा था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जो कि स्क्रीन पे है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। मींस इसकी जो शेप थी वो ऐसी थी, एक हेमिस्फीयर बनाया गया था और इसके ऊपर एक कोन को बिठाया गया था। फिर बोल रहा है बोथ का रेडियस, दोनों का रेडियस 1 है। तो मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है। फिर कहा हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब जो हाइट है ये भी इसके रेडियस के बराबर है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब निकालने को बोल रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम इट्स टर्म ऑफ पाई। वॉल्यूम निकालनी थी पूरे सॉलिड की, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें सॉल्व करनी है। अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें, ये सॉलिड 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट क्या है हेमिस्फीयर, दूसरा पार्ट क्या है कोन। अगर हम दोनों की वॉल्यूम्स को मिला दें तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इजीली निकल जाएगा। सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम बात करें कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों फॉर्मूले लिख दिए, सिर्फ वैल्यूज डालेंगे। 2/3 पाई को तो पाई रखना है, आर कितना है, हेमिस्फीयर पे जाएं तो आर कितना बोला था उसने 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब। 1/3 पाई की वैल्यू पाई, आर का स्क्वायर 1 इंटू 1, एच भी क्या थी 1। तो ये बन के आ रहा है 2 पाई/3, ये बन के आ रहा है 1 पाई/3। नीचे बेसिस सेम दिख रही है आपको 3 3, तो 2 पाई प्लस 1 पाई के नीचे 3, तो बन के आ रहा है 3 पाई/3। 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो क्या था, खाली पाई। तो काफी इजी क्वेश्चन था, जिसमें आपको क्या दिया था, एक हेमिस्फीयर एक कोन दिया था, दोनों का रेडियस और हाइट मिलाकर 1 दी थी और वॉल्यूम निकालने को बोला था इन टर्म्स ऑफ पाई निकालने हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकलता अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन को ऐड कर देता। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अलग से लिखा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अलग से लिखा, वैल्यूज डाली, कट कटा के हमारे पास आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, जिसमें लिखा था सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन आपके सामने है x + y = 14, x - y = 4। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, अगर नहीं निकलता है फिर देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ये फर्स्ट आ गई, ये हमारी सेकंड आ गई। फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट x + y = 14। x इधर रहेगा, 14 इधर रहेगा, y प्लस का साइड है माइनस का। ये इक्वेशन बन गई मेरी थर्ड। मैं इसको डब्बे में बंद कर लेता हूं। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x = 14 - y इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y = 4। x यहाँ पे क्या लिखना है 14 - y, इस x की जगह पे लिखेंगे 14 - y। ये वाला माइनस y चल रहा है, = 4। 14 - 2y = 4, -2y 4 - 14 प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का, -2y = -10, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 10 के नीचे 2, y की वैल्यू आ गई 5। जैसे ही y की वैल्यू मेरे पास प्रॉपर 5 आ गई, मैं इसको किस में भी डाल सकता हूं, मैं इसको डालूंगा सेकंड में। पुट y = 5 इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मेरे पास 3, x - y = 4, x - 5 = 4, x की वैल्यू 4 + 5, x की वैल्यू आ गई 9। आप पुट किसी में भी कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूट सिर्फ सेकंड में होगा, क्योंकि 1 को यूज करके हम थर्ड बना चुके हैं।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया। लिखा है sin a की वैल्यू 3/4 दी है, कैलकुलेट करना है cos a और tan a। मींस सबकी बारी a की ही बात कर रहा है, तो फिगर चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। sin की a की वैल्यू दे रहा है 3/4। sin का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रहता है p/h। 3/4 is equal to k। k is some इंटीजर ले लेते हैं, कांस्टेंट भी है। p बन रहा है मेरा 3k, h बन रहा है मेरा 4k, और हमें पता है कि हमारे पास बेस की भी नीड पड़ती है, तो बेस मेरे पास नहीं है। जब तीन चीजों में से दो चीजें हमारे पास हों और तीसरी निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो रहती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस हमारे पास नहीं है, रहने देते हैं। परपेंडिकुलर मेरे पास 3k का स्क्वायर है और हाइपोटेनस मेरे पास 4k का स्क्वायर है। बेस का स्क्वायर ऐसे लिखा, 3 का स्क्वायर किया तो 9, k का किया तो k स्क्वायर, 4 का किया तो 16, k का स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये गैप है बीच में, 16 में से 9 काटेंगे तो आता है 7। b स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। मुझे खाली b की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट में 7k स्क्वायर। k का रूट हो जाता है k बार अंडर रूट 7। अब निकालना क्या है cos a। cos a कैसे निकलता है? cos होता है b/h, और tan कैसे निकलता है? p/b। बेस हमारे पास है k√7 और हाइपोटेन्यूज की हमारे पास 4k। परपेंडिकुलर था हमारे पास 3k, बेस आ गया हमारे पास k√7। k से k कैंसिल करेंगे तो बचेगा √7/4। k से k रूट कैसे करेंगे? 3 नीचे अंडर रूट में 7। रिमाइंड करवाने के लिए बता रहा हूं कि जो रेशियो निकलती है वो कैसे निकलती है? p b p h h b। फर्स्ट सेगमेंट इज साइन, फिर cos, फिर tan, फिर cosec, sec, cot। ये रहता है हमारा कॉम्बिनेशन, और ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। लिखा है ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं हमारे पास आ क्या कह सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके बाद डाई के पास कुछ नहीं है देने को, और इसके जो टोटल आउटकम्स हैं वो है 6। बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। अगर प्राइम नंबर हम देखें तो एक हमारा 2 है, एक हमारा 5 है और एक हमारा 3 है। कितने प्राइम नंबर आए? 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन सा है? 1 है ऑड नंबर, 3 है ऑड नंबर और 5 है ऑड नंबर। इस बार भी 3 आउटकम्स हैं, और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे पास? 6। ये भी कट के क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 25। मूव करते हैं सेक्शन नंबर बी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है लिटरेसी रेट हमारे पास गिवन था, नंबर ऑफ सिटीज गिवन थे, पूछा था मीन, मतलब कैलकुलेशन ऑफ मीन है, चैप्टर स्टैटिक्स है। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारा बॉक्स बनता है सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल, उसके बाद जो टेबल बनता है वो बनता है फ्रीक्वेंसी का। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है? 45 to 55, फिर हमारे पास 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 45, 55, 65, 75, 85 बस इतने। फ्रीक्वेंसी देखें तो हम क्या है? 3, 10, 11, 8, 3। एन इसका निकालने लगेंगे तो कितना आएगा? 3 और 3 हो गए 6, 6 और 10 हो गए 16, 16 और 11 और 8, 8 7 15, 35। एन हमारे पास कितना आ रहा है? 35। मीन निकालने का फर्स्ट स्टेप होता है मिड पॉइंट निकालना, जिसके हम डिनोट करते हैं एक्स से। एक्स हम निकालते कैसे हैं? काफी बार मैंने सिखाया, तो इस बार पेपर कर तो दोबारा रिमाइंड करवा दूंगा। दोनों टर्म्स को प्लस करो और डिवाइड करो 2 से। 5 है, इसको देगा 50 + 100, ये आएगा 50। ये इसको दे देगा 60 60, 120 120 का डिवाइड करें 2 से तो 60, ये 70, ये 80 और ये 90। लास्ट में क्रॉस चेक कर लेते हैं, 90 90 180, तो यहाँ तक ठीक चल रहा है। इसको निकालने के बाद जो नेक्स्ट टेबल बनता है, जो नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं, वो क्या बनता है? fx। क्या बनता है? fx। fx का मतलब होता है आपने इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा। 3 को 50 से किया तो 150, ये आ जाएगा आपका 600, ये आ जाएगा आपका 770, ये आ जाएगा आपका 640, ये आ जाएगा आपका 270। यहां तक पहुंचने के बाद हम निकालते हैं समीशन fx। क्या निकालते हैं? समीशन fx।
इन सबको ऐड करेंगे अगर हम 150, 600, 770, 640 और 270, 0 वाली लाइन में 0, 7 7 14, 14 और 18, 18 19 20 21 22 23, 23, 6 2 8, 8 2 10, 10 16, 17, 18 19 20 21 22 23 24। तो ये आ रहा है 2430। यहां तक पहुंचने के बाद जो हमने लास्ट स्टेप करना होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ मीन। क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx डिवाइडेड बाय n। ये निकला है 2430। n का टोटल कितना हमारे पास 35। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको कैलकुलेटर पे करेंगे। 2430 डिवाइडेड बाय 35, ये हमारे पास आ रहा है 69.42। तो मीन है हमारे पास 69.42। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा बी सेक्शन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - x - 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। बंदों को सॉल्व करना तो काफी इजीली आ जाता है, बट रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम आती है। तो होपफुली इसके बाद कभी नहीं आएगी। सबसे पहले 3x² - x - 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कंसीडर कर रहे हैं तो आ रहा है 12। कोई दो नंबर ऐसे चूज कर रहे हैं जिसको प्लस या माइनस करके 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 12, तो होता है 3 और 4। तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? 3x² - 4x + 3x - 4, दोनों को प्लस माइनस करके -x और मल्टीप्लाई करके 12 जो चाहिए। 3x² - 4x एक डब्बे में, 3x - 4 एक डब्बे में। यहाँ से कॉमन लेंगे हम x को, यह आएगा 3x - 4। यहाँ से कॉमन लेंगे 1, 3x - 4। जो बाहर की वैल्यूज हैं x + 1 वो एक ब्रैकेट में और 3x - 4 एक ब्रैकेट में। ये दोनों की दोनों वैल्यू 0 के बराबर रखनी चाहती हैं, तो x + 1 भी 0 के बराबर और 3x - 4 भी 0 के बराबर। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1, यहाँ से 3x की वैल्यू आएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो ये जो हमारे दो जीरोस निकले हैं, अब हमने इनको क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस अगर हम करेंगे तो -1 + 4/3, ये बनेगा -3 + 4/3, दैट इज 1/3, जो होता है -b/a। तो हमारी वैल्यू सही दिखा रहा है, -b और a की वैल्यू 3 है। फिर आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो -1 × 4/3, तो ये आ रहा है -4/3, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? c/a के। c का मतलब लास्ट पार्ट और a का मतलब फर्स्ट पार्ट। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने जीरोस फाइंड भी कर रहे थे, हमने आपको फाइंड करना भी बता दिया कैसे करने थे। और फिर आता है हमारा रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस को सॉल्व करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सॉल्व करना है। सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के बराबर होना चाहिए। Let's move to question number 28. लिखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son's age. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Find their present age. ज्यादा कोई समझना नहीं आ रहा है, बट बेसिकली इतना पता चल रहा है कि दो बंदों की बात हो रही है, एक जेकब और एक उसका सन। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। लेट द एज ऑफ जेकब x the age of son y। स्टार्ट उसने किससे किया? 5 year hence। 5 year hence वाला 5 साल आगे होता है, तो हम भी लिखेंगे 5 years hence। अगर जेकब x years का है तो 5 साल बाद वो x + 5 बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। और सन अगर y है तो y + 5 बनना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद सबकी एज 5 बढ़ेगी, तो इसकी 5 बढ़ा दी, इसकी 5 बढ़ा दी। और इसने बोला था द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। जैकब की एज क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे जैकब की एज है x + 5, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। x + 5 यहां रहा, 3y + 50, x वाले और y वाले एक तरफ और नंबर्स एक तरफ, सिंपल फंडा। ये वैल्यू आ गई 10। बॉक्स बंद कर लिए, ये बनी है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की बात करते हैं, उससे दोबारा लिखा 5 years ago। एगो का मतलब पीछे, 5 years ago। अगर जैकब पहले x का था तो 5 साल पहले x - 5 का होगा, और अगर सन पहले y का था तो y - 5 का होगा। इस बार भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कुछ तो कहा होगा उसने।
जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, अब कितनी टाइम्स है 7 टाइम्स, पहले 3 टाइम्स थी, तो ऐसे लिखना है x माइनस 5 7 y माइनस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस 35, x और y वाले एक तरफ, नंबर्स एक तरफ। ये आ गया मेरे पास सेकंड। अब मेरे पास फर्स्ट क्या थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सेकंड क्या 3x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इन दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड से यूज करूंगा, बाय एलिमिनेशन मेथड। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। साइन चेंज करेंगे हम, कलर चेंज कर लेता हूं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस। अब बीच वाले साइन को भूल जाओ, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो आएगा 4y, प्लस और प्लस होता है प्लस, ही आएगा 40। y की वैल्यू आ रही है 40 के नीचे 4, y की वैल्यू आ गई 10। जैसे ही आपकी y की वैल्यू 10 आती है आप इसको फर्दर पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x की y की वैल्यू क्या रखनी है 10 रखनी है, x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x की वैल्यू आ गई 40। तो इस हिसाब से जो हमारा जैकब था वो x था, वो कितना आ गया 40, और जो सन था वो y था, वो आ गया 10। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपकी बुक का थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन था। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि लिखा था फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज को डाल दी थी और आंसर निकल जाता था। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a होता है फर्स्ट लेटर जो कि 2 है, b है आपके पास -7 और c है आपके पास 3। a की वैल्यू क्या होती है, जिसके साथ x² लगा होता है वो a होती है, और जिसके साथ x लगा होता है वो b होती है, जो खाली न्यूमेरिकल होता है नंबर होता है वो c कहलाता है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से जाएं, x वैल्यू निकलती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac के नीचे 2a। आपको सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले में वैल्यूज को रखना होता है, माइनस तो रहेगा और माइनस का साथ ये पहले से है, b स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास 2 है, c की वैल्यू आपके पास 3 है, और नीचे जो आपके पास आ रहा है 2 इंटू 2। कुछ नहीं किया है, सिंपली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को रखा है और सॉल्व कर रहे हैं। x बनेगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या चल रहा है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 4 2 का 8 8 3 से 24, और नीचे क्या आ रहा है 4। और अगर हम 49 और 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास निकलता है x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 और नीचे क्या आ रहा है 4। 7 प्लस माइनस ये किसका रूट होता है 5 का, x की वैल्यू निकल के आ रही है 7 प्लस माइनस 5 बाय 4। इस प्लस माइनस का मतलब होता है आपको इस चीज को दो बार ओपन करना है, एक बार बीच में प्लस रखना है और एक बार बीच में माइनस रखना है। तो x का आंसर निकलेगा 7 प्लस 5 बाय 4, फिर निकलेगा 7 माइनस 5 बाय 4, 12 बाय 4, यहाँ से आएगा 2 बाय 4। अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो एक x की वैल्यू मुझे देगा ये 3 और एक वैल्यू देगा मुझे 1 बाय 2। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन जिसमें बोला था रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से उठाया हुआ। लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बात कर रहा है 10 से लेकर 250 के बीच में, बट मल्टीपल्स ऑफ 4 होने चाहिए। तो हमारा t1 इज इक्वल टू a वो रहेगा 12, क्योंकि 10 के बाद जो पहला नंबर 4 से डिवाइड होता है वो रहता है हमारा 12। t2 हमारे पास रहेगा 16, t3 हमारे पास आ जाएगा 20। अब निकालना हमने an हमारा 250 नहीं हो सकता क्योंकि 250 डिवाइड नहीं होता है। तो यहां से सिंपल एक तरीका अपनाते हैं, हम डिवाइड करते हैं। जो ये दो रिमाइंडर बचा है इसे हम 250 से माइनस कर लेंगे तो वो हमारा an बन जाएगा 248। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको पूछेगा बिटवीन वाले में, तो आपने जो लास्ट नंबर दिया उसको उसकी डिविजिबिलिटी से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो काटना है, ताकि आपको पता चल जाए आपका an क्या है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास t1 a है, t2 16 है, t3 है, an दिया हुआ। तो d की नीड है, तो d कैसे निकलेगा
T3 minus T2, 20 minus 16 that is 4. T2 minus T1 is equals to 16 minus 12 that is 4. और D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4. कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में डालेंगे an is equal to a plus n minus 1 d. an की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 4. 12 में से 4 घटा तो 8 प्लस 4n. 248 minus 8 is equal to 4n. 240 is equal to 4n. n is equals to 240 divided by 4. n की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास निकल के आ रही है 60. तो hence 60 terms. Let's move to question number 31 जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लिया गया था. लिखा है 1 plus sec a divided by sec a is equal to sin square a 1 minus cos a. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 plus sec a divided by sec a. हम जानते हैं sec a का उल्टा क्या होता है 1 by cos, तो उसको चेंज करेंगे और नीचे भी क्या रहेगा 1 by cos. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये बनेगा cos a plus 1 by cos a 1 by cos a. इसको से मल्टीप्लाई किया cos a, इसको से मल्टीप्लाई किया 1 को cos किया cos a, नीचे वो चल रहा है. अब ये बेसिकली 4 टर्म्स हो चुकी है, ये दो और ये दो. जब भी 4 टर्म्स होती हैं ऊपर वाली दो को सेम लिखा जाता है, जो हमारे पास cos a plus 1 के नीचे cos a, और नीचे वाली टर्म्स को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे cos a से, नीचे मल्टीप्लाई cos और cos कैंसिल, ये बनेगा cos a plus 1 by 1. इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, नंबर पहले लिख सकते हैं. यहाँ आने के बाद सबका हाथ अटकता है, तो हमेशा याद रखना है यहाँ आने के बाद जो चीज हमें चाहिए आंसर्स को थोड़ा सा अगर हम कंसीडर करें, नीचे आंसर चाहिए 1 minus cos a और यहाँ पे है 1 plus cos a. इसको हम अगर रैशनलाइज कराएं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है ये हमारा सेम आ जाएगा. तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं 1 minus cos a से और यहाँ पे भी 1 minus cos a से. ऊपर बन रहा है a plus b, a minus b बनेगा a square minus b square और नीचे सिंपली मल्टीप्लाई कराने के बाद आ रहा है 1 minus cos a. ये आ रहा है 1 minus cos square a, नीचे 1 minus cos a. 1 minus cos square a की आइडेंटिटी हमारे पास है sin square a. क्या लिखेंगे हम, sin square a, नीचे आ रहा है 1 minus cos a, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था जो हमें क्वेश्चन में चाहिए. अब जहां जहां चेंजेस किए वहां लिखना जरूरी है. जैसे 1 minus cos square a sin square a बनाया मैंने, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 minus cos square a किसके बराबर किया था, sin square a. एक जगह और एक चेंज किया था हमने, हाँ sec की जगह पे क्या लिखा था 1 by cos a. तो ये जो चेंजेस हैं ये मेंशन करने बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस में. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32. लिखा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance of 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find the radius of the circle. इस तरह के क्वेश्चन में काफी ज्यादा डाउट और कंफ्यूजन होती है कि फिगर बनानी कैसे. सबसे पहले एक बेसिक फिगर याद रखें, सर्कल तो आएगा और एक ट्रायंगल जाएगा सर्कल से बाहर, ठीक है. नाम दे देते हैं A, B और C. इतना करने के बाद लास्ट में जाओगे निकालना क्या, उसने क्या बोला फाइंड द रेडियस. ये चीज आपके पास नहीं है, इसको एक्सेप्ट करें. अब कुछ नंबर्स दिए होंगे आपके पास, एक नंबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, एक नंबर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर. हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज साइड सबसे लंबी साइड होती है, तो हम 5 को उसको वहां रखेंगे और 4 को यहाँ रखेंगे. हमारी फिगर जैसे ही कंप्लीट होती है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इन ट्राइंगल ABC by using Pythagoras theorem. बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. बेस हमारे पास 4 दिख रही है, परपेंडिकुलर मैंने x रखा हुआ है और ये मेरे पास 5 दिख रही है. 4 का स्क्वायर होता है 16, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25. आगे अगर मैं बढ़ाऊं x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 60. x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29. x की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 9 और 9 किसका रूट होता है हमेशा हमें याद है 3 का. स्क्वायर रूट कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3. इट्स नॉट 32, इट्स 3. 3 आने के बाद जो चीज थी हमारे पास, जो रेडियस निकालने को बोल रहा था हमें, वो थी 3 सेंटीमीटर. इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा. फिगर कंफर्म है, यही बनानी है, बट ध्यान रखना है कि फाइंड क्या करने को बोल रहा है. कई बार बोलेगा फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस,
तो यहाँ आपको x रखना पड़ेगा, बाकी सेट करना पड़ेगा। कई बार बोलेगा फाइंड द लॉन्गर साइड, तो हाइपोटेन्यूज पे x लेना पड़ेगा, बाकी दो नंबर्स रखने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन आपको साइड सेट करनी है, बट फिगर यही बनेगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33, जो कि काफी इनोवेटिव क्वेश्चन था, कुछ नया करने की ट्राई की थी एग्जामिनर ने। लिखते हैं द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मेरे पास दो सर्कल है, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर था, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। बोल रहा दोनों को मिलाया मैंने और एक और सर्कल बनाया, जिन दोनों को मिला के एरिया किया और उनका थर्ड तीसरे एरिया के बराबर रखा, उसका रेडियस निकाला। इसका रेडियस मेरे पास नहीं है, मतलब इन दोनों का जो एरिया निकलेगा अलग अलग करके प्लस किया उसने और उसको तीसरे के बराबर रखा है और होना चाहिए उसका रेडियस निकाला। अगर हम रेडियस ऑफ सर्कल की बात करें तो वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? पाई आर स्क्वायर के। सिंपल। पाई अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है 8 का स्क्वायर और यहाँ बचता है 6 का स्क्वायर, और यहाँ से पाई कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचता है 8 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। पाई कैंसिल, पाई कैंसिल। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ रहा है हमारे पास 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हमें खाली आर की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट में जाना पड़ेगा 100 को, आर की वैल्यू आ जाएगी 10 का होल स्क्वायर कैंसिल, रेडियस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारी नीड थी। सिंपल इस क्वेश्चन में बोला था कि आपके जो दो सर्कल्स हैं दोनों का एरिया सम करने के बाद एक और एरिया आ रहा है, उसका रेडियस निकालना है। तो पहले मैंने इसका एरिया थर्ड के एरिया के बराबर रखा। सब में पाई इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इन दोनों का पाई कॉमन और इसका पाई कॉमन। इसका रेडियस का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, इसका रेडियस का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर। इसका रेडियस है ही नहीं, 8 का किया तो 64, 6 का किया तो 36, आर स्क्वायर वैसे ही चलता है। आर स्क्वायर इक्वल टू 100 के बराबर आ रहा है और हम जानते हैं कि 100 किसका रूट होता है 10 का। तो इस हिसाब से जो फाइनल आर की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 10 सेंटीमीटर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। ध्यान से रीड कर रहा है, बोल रहा है वेल इज 20 मीटर डीप with diameter 7 meter is dug and the earth digging is eventually spread out in the form of a platform by 22 meter and 14 meter. Find the height of platform. अगर इसको हम फिगर के हिसाब से समझे, ये एक वेल थी, इसको उन्होंने खोदा और जो मिट्टी यहाँ से निकली उसको एक रेक्टेंगल की शेप दे दी, प्लेटफॉर्म की शेप दे दी ऐसे करके। इसका मतलब दोनों के केस में दोनों की वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम इज इक्वल, क्योंकि जितना ही माल यहाँ से निकला है, जो मटेरियल यहाँ से निकला उसी से ये बना है, तो दोनों की वॉल्यूम सेम है। इसकी जो हाइट और डेप्थ एक ही चीज होती है। डेप्थ जाती है नीचे की तरफ, अगर हम उसको ऊपर की तरफ कर दें वो हाइट बन जाती है। और इसका जो डायमीटर है वो 7 मीटर दिया हुआ पहले से। इसकी जो लेंथ दी गई है वो दी है 12 मीटर 22 मीटर, ब्रेड्थ दी गई है वो दी है 14 मीटर और हाइट इसकी मिसिंग है। सिंपल सी बात करें अगर हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल will be equals to volume of platform। जो हमारी वेल है ये सिलेंडर की शेप की है, सिलेंडर की शेप की है, तो इसका क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमारा क्यूबाइड बन रहा है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, एच इसकी है 20। लेंथ कितनी है इसकी 22 इंटू 14 इंटू में एच। डायमीटर 7 था तो रेडियस उसको 2 से डिवाइड करके निकल जाएगा। 7 से 7 कटा, 2 से कटा 10, 2 से कटा 11। अब यहाँ आ रहा है 11 इंटू 7 इंटू में 10 इजिकल टू 22 इंटू 14 इंटू में h। अगर मुझे सिर्फ h की वैल्यू चाहिए तो मैं पूरे साइड चेंज कर देता हूँ, 22 इंटू 14 इंटू में h इजिकल्स टू 11 इंटू 7 इंटू में 10। खाली h की वैल्यू चाहिए, h इधर रहेगा 11 इंटू 7 इंटू में 10 इधर रहेगा और नीचे आ जाएगा 22 इंटू में 14। तो हम काटना शुरू करें, 11 1 से 11, 11 2 से 22, 2 1 का 2, 2 5 का 10, 7 1 से 7, 7 2 से 14 और 2 को यहाँ से कटेंगे तो 2.5। एच इसकी निकल के आ रही है 2.5। इस तरह से प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन किया जाता था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। लिखा है फाइंड द टू पॉजिटिव कॉन्जिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन उठाया गया है आपके चैप्टर नंबर 4 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x और जो सेकंड बनेगा वो बन जाएगा x + 1। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको स्क्वायर करने के बाद 365 आना चाहिए। तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होपफुली स्क्रीन पे सब विजिबल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 364 एक्सिस के साथ रहेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आप इक्वेशन छोड़ भी सकते थे और यहाँ से चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकाल भी सकते थे। दिस विल बी द आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ दिस एग्जाम, जो कि उठाया गया था आपका चैप्टर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, मींस एक टावर है और एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है वो 30 डिग्री का, और जो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द पॉइंट इज 30 मीटर। होपफुली फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा क्या बताना चाह रहा है कि जो एंगल है किसी ग्राउंड से वो टावर के टॉप तक गया 30 डिग्री का, और टावर के फुट से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर। हमने हाइट ऑफ टावर निकालनी वाली ये चीज निकालनी। अब ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस। ये हमेशा किस में फॉल करते हैं, टैन में। तो अगर आप ध्यान से देखें इन ट्राइंगल ABC, टैन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AB और बेस हमारे पास दी हुई है 30। ये इधर चला जाएगा 30 इज इक्वल्स टू AB√3। हमें AB का आंसर चाहिए तो वो बनेगा 30 के नीचे √3। अगर हम इसको रैशनलाइज करें 30√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो हमारे पास आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू 30√3 के नीचे 3। इसको डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल AB निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 10√3 मीटर, जो कि क्या है हाइट ऑफ टावर। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में से कोई भी सवाल जब आता है तो वो सिंपली एक साइड दे देता है और दूसरी साइड निकालने को बोलता है विद एंगल्स जो ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो ये काफी इजी एक्सरसाइज है और इसको टारगेट अच्छे से करके जाए क्योंकि इससे आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37, जो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -5 1 3 -5 5 और 2। सबसे पहले इसको नाम दे देंगे। x1 रहेगा -5, y1 रहेगा -1, x2 रहेगा 3, y2 रहेगा -5, x3 रहेगा मेरे पास 5, y3 रहेगा 2। फॉर्मूला इसका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं हम 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस में x2 y3 minus y1, then we have x3 y1 minus y2। सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लेस करना होता है और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। x1 क्या -5, y2 क्या -5 -3, x2 की वैल्यू है 3, y3 की वैल्यू है 2 -1, x3 की वैल्यू हमारे पास है 5, y1 की वैल्यू -1 -5। प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है, जो फॉर्मूले में माइनस है वो लगेंगे और जो इनके साथ है वो एक्स्ट्रा चलेंगे। 1/2 ये आएगा -5 -7, 3 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 हो गए 3, 5 ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आएगा 4, 1/2 ये आ गया हमारे पास 35, ये आ गया 9, ये आ गया 20 और 35 करेंगे तो बनेगा 55, 55 और 9 करेंगे तो हम बनेगा ये हमारे पास 64। 1/2 मल्टीप्लाई 64, अगर इसको रिड्यूस करें तो आ रहा 32 यूनिट्स, जो कि है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ट्रायंगल निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने नाम देने x1 y1 x2 y2 x3 और y3। फॉर्मूला रहेगा 1/2 x1 के साथ y2 minus y3, x2 के साथ y3 minus y1, x3 के साथ y1 minus y2। सिंपली वैल्यूज को प्लेस करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, एंड में आपको खुद ही आंसर दे देगा जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर जो था मीडियन निकालना था। डाटा गिवन है 40 45 45 50 सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी दी 2 3 8 6 6 3 2 एंड टोटल है 30। सबसे पहले मीडियन में हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फॉर्म करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फॉर्म करने का प्रोसेस है पहला वैसा का वैसा 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 हो गया 19, 19 और 6 हो गया हमारे पास 25, 25 और 3 हो गया 28, 28 और 2 हो गया 30।
चेक करने के लिए एन का टोटल और लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर आपका एन का एन और लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब यहाँ तक आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया। अब बात करते हैं n/2, वो आ रहा है 30/2 दैट इज 15। 15 हम देखें कहाँ फॉल करेगा। 2 से 15 निकालना मुश्किल है, 5 से निकालना मुश्किल है, 13 से निकालना मुश्किल है, 19 से निकाला जा सकता है। तो इस सेगमेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा डाटा जो भी आएगा वो इस सेगमेंट से निकलेगा। पहला है 55, एल आ गया मेरे पास 55, फ्रीक्वेंसी सामने वाली दैट इज 6, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक स्टेप ऊपर वाली 13, आई या फिर एच जो भी आप लिखना चाहें वो आपका डिफरेंस होता है, वो इन दोनों का क्लास इंटरवल डिफरेंस है 5। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी ऊपर I। L की जगह पे हम रखेंगे 55, n/2 की जगह पे आ रहा है आपका 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 13, फ्रीक्वेंसी आपकी 6 और I है टोटल 5 का। 55 प्लस ये आ गया 2, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 5। तो इसका हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये आ जाएगा 55 प्लस 1/3, 2 1 से 2, 2 3 से 6 इंटू में 5। तो ये बन जाएगा हमारा, अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 3 से और मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमारे पास आता है 1.66। तो ये आ जाएगा 56.66 जो कि आपका है मीडियम। तो इस तरह से आज हमने आपके साथ प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व किया है। इसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिले थे, वेरी शॉर्ट के भी क्वेश्चन थे, शॉर्ट्स के भी थे और लॉन्ग आंसर्स भी थे, जिसपे मोस्टली लॉन्ग आंसर्स थे काफी इजीली पिक करे गए थे, बट शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर थोड़े से ट्रिकी थे। तो होपफुली आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे और अपने स्कोर को इंप्रूव करेंगे। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। टू क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। क्वेश्चन पढ़ने पर काफी ज्यादा डाउट आया था बच्चों को, ये है क्या, ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है जो मैं लिख दी। तो अगर उसको सॉल्व करने की ट्राई करें, इसकी फिगर ऐसे बनती है, ए बी सी, यहां से आता है। सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। यहां से आता है ए डी बाई ए बी के सामने ए बी रहेगा और डिवीजन में सबसे बड़ी साइड रखी जाती है ए सी। तो अगर इसको सॉल्व करें, ये बनती है हमारी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी मल्टीप्लाई ए डी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है। अगर इसी तरीके से हम सेकंड साइड चलें, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आएगा डी सी बाय बी सी इज इक्वल्स टू बी सी के नीचे ए सी। अगर इसको सॉल्व करें, ये बनती है हमारी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को हम ऐड करते हैं, यहां से आता है ए बी का स्क्वायर, यहां से आता है बी सी का स्क्वायर, यहां से आ जाता है हमारा ए सी इंटू ए डी प्लस यहां से आ जाता है ए सी इंटू डी सी। इन दोनों को तो प्लस किया जा नहीं सकता, ये सिमिलर है, लिखी जाएंगे खाली। इसके बाद भी एसी, इसके बाद भी एसी, एसी लिया कॉमन, यहाँ बच रहा है एडी प्लस डीसी। फिगर में अगर हम देखें एडी और डीसी को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बनता है एसी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी मल्टीप्लाई ए सी। ये जो बनेगा फ्रेमिंग, ये बनेगी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, जो कि उसने कहा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो जिस क्वेश्चन में आपको दो बार स्क्वायर देखने को मिले और सम भी देखने को मिले, तो वो बेसिकली क्या है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, जिसको